कहानी की शुरुआत पहली विश्व युद्ध के अंत के बाद होती है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उसके असर अभी भी पूरी दुनिया पर मौजूद थे। लोग अपनी जिंदगी दोबारा संवारने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान हमारी मुलाकात डॉक्टर फ्रेडरिक रिटर से होती है, जो जर्मनी छोड़कर अपनी पत्नी डोर के साथ एक दूर दराज द्वीप फ्लोरियाना पर आकर बस चुका था। रिटर यहाँ एक साधारण और आत्मनिर्भर जिंदगी जी रहा था। वह अपने विचारों और अनुभवों को खतों की शक्ल में लिखता और वहां से गुजरने वाले जहाजों के जरिए उन्हें दुनिया तक पहुंचाता था। समय के साथ उसकी लिखी बातें अखबारों में छपने लगीं और लोगों को इस रहस्यमयी द्वीप के बारे में पता चलने लगा। लगभग 3 साल बाद हाइंज अपनी पत्नी मार्गरेट और बीमार बेटे हैरी के साथ इसी द्वीप पर पहुंचता है। हैंस रिटर की लिखी बातों से प्रभावित होकर यहाँ नई जिंदगी शुरू करने आया था। रिटर उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। जब हैंस बताता है कि वह उसकी लिखी बातों की वजह से यहाँ आया है, तो रिटर उसे द्वीप की मुश्किल जिंदगी के बारे में चेतावनी देता है। यहाँ हर चीज खुद पैदा करनी पड़ती थी और वह खुद भी सिर्फ सब्जियां खाकर गुजारा करता था। हाइंस बताता है कि उसका बेटा बीमार है और उसके इलाज का खर्च उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा था। इसीलिए उन्होंने अपनी लगभग सारी चीजें बेचकर यहाँ आने का फैसला किया। रिटर आखिरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उनका सामान अपने गधे पर लाद कर द्वीप के एक दूर दराज पहाड़ी हिस्से में ले जाता है, जहां एक गुफा मौजूद होती है। वह कहता है कि फिलहाल वे इसी गुफा में रह सकते हैं, लेकिन यहां जंगली जानवरों और पानी की कमी से उन्हें खुद निपटना होगा। रिटर असल में चाहता था कि यह परिवार कुछ दिनों की मुश्किलों के बाद खुद ही हिम्मत हारकर द्वीप छोड़ दे, लेकिन हाइंज और उसका परिवार आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले ही दिन वे सभी मिलकर अपने लिए घर बनाने और पानी का इंतजाम करने में लग जाते हैं। बारिश का पानी जमा करने के लिए एक साधारण सा सिस्टम बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। रात के समय जंगली जानवरों की आवाजें और कीड़े मकोड़े उन्हें लगातार परेशान करते, लेकिन वे मुश्किलों के बावजूद काम जारी रखते हैं। इसी दौरान मैरिएट हाइनस को एक खुशखबरी देती है कि वह प्रेग्नेंट है। हाइंज ये सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि मुश्किल हालात के बावजूद उनके परिवार में एक नई जिंदगी आने वाली थी। दूसरी तरफ रिटर और उसकी पत्नी डोरे उनकी कोई खास मदद नहीं करते। जब भी हाइंज का परिवार किसी चीज की जरूरत के लिए उनके पास जाता, वे किसी न किसी बहाने से मना कर देते। लेकिन फिर एक दिन अचानक द्वीप का माहौल बदल जाता है। काम के दौरान उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। रिटर समुद्र की तरफ देखता है तो उसे एक नाव नजर आती है। नाव से एलोइस वेहरहारून नाम की एक महिला अपने साथियों रूडी और रॉबर्ट के साथ द्वीप पर उतरती है। एलोइस द्वीप की खूबसूरती देखकर बहुत प्रभावित होती है और तुरंत ऐलान करती है कि वह यहाँ एक शानदार रिसॉर्ट बनाएगी। इसके बाद वे तीनों खुशी खुशी द्वीप के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन नए आने वालों की वजह से इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एलोइस द्वीप पर पहुंचते ही अपने साथियों रूडी और रॉबर्ट के साथ समुद्र में मस्ती करने लगती है। दोनों उसके बॉडीगार्ड कम और बॉयफ्रेंड ज्यादा लगते थे, जबकि उनका नौकर मैनुअल यह सब नापसंदगी से देख रहा था। तीनों रिटर के घर पहुंचते हैं, जहां एलोइस बड़े रॉब से डोर से बात करती है। रिटर बाहर आता है तो एलोइस उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि पूरी दुनिया उसकी लिखी बातों से प्रभावित है। फिर वह बताती है कि उनका सामान समुद्र के किनारे है। रिटर पानी की कमी का बताकर उन्हें हाइंस के इलाके का रास्ता दिखा देता है। वहां पहुंचकर एलोइस और उसके साथी हाइनस के जमा किए हुए बारिश के पानी में नहाने लगते हैं। हाइंस और मार्गरेट ये देखकर गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वह पानी उनके लिए बहुत कीमती था। एलोइस माफी मांगकर बताती है कि वह यहाँ एक बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहती है, जिससे हाइंस को भी फायदा होगा। वह उसे कुछ खत देती है, जिनमें से कुछ रिटर के लिए होते हैं, लेकिन खत पहले ही खुले हुए थे, जिससे हाइंस को शक होता है कि शायद एलोइस जानबूझकर दोनों परिवारों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही है। जब हाइंज उससे सवाल करता है तो एलोइस उल्टा इल्जाम रिटर पर डाल देती है और कहती है कि रिटर नहीं चाहता कि वे यहाँ रहें। फिर वह अखबार दिखाकर अपने रिजॉर्ट का प्लान समझाती है और बताती है कि रूडी पानी का नया स्रोत तलाश कर रहा है। उधर हाइंज का परिवार अपनी जिंदगी संवारने में व्यस्त रहता है, लेकिन कुछ समय बाद एलोइस अपना तंबू उनके घर के करीब लगा लेती है। उसी रात वह अपने साथियों के साथ इतना शोर करती है कि हाइंज और मार्गरेट परेशान हो जाते हैं। अगले दिन रूडी पानी की तलाश में कई जगह जमीन खोदता है, मगर कहीं से भी पानी नहीं निकलता। अब रिसॉर्ट का प्लान मुश्किल में पड़ता दिखाई देने लगता है। पानी की तलाश में नाकाम होकर रूडी कैंप वापस आता है तो एलोइस और रॉबर्ट को बेफिक्री से वक्त गुजारते देखकर भड़क उठता है। एलोइस उसे खाना बनाने को कहती है, मगर रूडी बताता है कि खाना खत्म हो चुका है। वह गुस्से में कहता है कि एलोइस के सपनों के पीछे चलकर अब वे सब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अगले दिन हाइंज अपने बेटे के साथ शिकार पर चला जाता है और मार्गरेट अकेली रह जाती है। उसे मदद की जरूरत पड़ती है तो वह एलोइस के तंबू तक जाती है, लेकिन एलोइस जवाब नहीं देती।
इसी दौरान मैनुअल और रॉबर्ट हाइंस के घर से खाना चुराने पहुंच जाते हैं। मार्गरेट के वापस आने पर दोनों छिप जाते हैं। फिर जानवरों की आवाज सुनकर वह बाहर निकलती है और इसी मौके पर दोनों खाना लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन बाहर जंगली कुत्तों का झुंड मार्गरेट को घेर लेता है। अचानक मार्गरेट दर्द से जमीन पर गिर जाती है और वहीं बच्चे को जन्म देने लगती है। कुत्ते हमले के लिए बढ़ते हैं, मगर ठीक समय पर हाइंस पहुंचकर फायरिंग करता है और उन्हें भगा देता है। बच्चा सुरक्षित होता है, लेकिन मार्गरेट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हीन्स तुरंत रिटर को बुलाता है, जो पहुंचकर मार्गरेट का इलाज शुरू कर देता है। ये देखकर मैनुअल एलोइस को बताता है कि रिटर उनकी मदद कर रहा है। एलोइस गुस्से में कहती है कि अगर दोनों परिवार एकजुट हो गए तो उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैनुअल उसे बेरुखी के लिए बुरा भला कहता है, जिस पर एलोइस उसे नौकरी से निकाल देती है। उधर मौसम और ज्यादा खराब होता जाता है, गर्मी बढ़ती है और द्वीप में भयंकर सूखा शुरू हो जाता है। द्वीप के पानी के भंडार तेजी से सूखने लगते हैं और सब लोग परेशान हो जाते हैं। रिटर भी मानसिक दबाव के कारण अपनी फिलॉसफी की किताब पर आगे नहीं लिख पाता। इसी दौरान रूडी भूख से बेहाल होकर हाइंस के घर पहुंचता है। हाइंस और मार्गरेट उसे खाना देते हैं, जहां रूडी एलोइस की असलियत बताता है कि वह कोई बड़ी हस्ती नहीं बल्कि अतीत में एक डांसर थी और उसने वक्त के साथ अपने लिए एक झूठी शाही जिंदगी बना ली थी। फिर द्वीप पर एलन हैनकॉक नाम का एक अमीर बिजनेसमैन आता है। वह खास तौर पर रिटर की लिखी बातों से प्रभावित होकर उससे मिलने आया था और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाया था। एलोइस उसे देखकर तुरंत तैयार होती है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, खासकर जब उसे पता चलता है कि एलन हॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। उसी शाम सब लोग मिलकर एक छोटी सी पार्टी करते हैं। एलन सबकी तारीफ करता है और खास तौर पर मार्गरेट को द्वीप पर पहले बच्चे को जन्म देने के लिए बहादुर बताता है। एलोइस की भी तारीफ होती है, जिससे वह और ज्यादा खुश हो जाती है। पार्टी के बाद एलोइस एलन को करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका इरादा समझकर उसे नजरअंदाज कर देता है। एलोइस को यह बात बहुत बुरी लगती है। अगली सुबह एलन अकेला ही द्वीप से रवाना हो जाता है और एलोइस सिर्फ उसे जाते हुए देखती रह जाती है। इसके बाद रिटर को पता चलता है कि एलन का छोड़ा हुआ खाना गायब है। वह तुरंत हाइंस के पास जाता है और दोनों एलोइस से जवाब लेने पहुंचते हैं। एलोइस उल्टा दोनों के बीच मतभेद पैदा करने लगती है, जबकि रॉबर्ट भी बंदूक तान लेता है। हालात खतरनाक होने से पहले मार्गरेट बीच में आकर सबको रोक देती है। इस घटना के बाद रिटर गुस्से में घर वापस आता है और अपना सारा गुस्सा टाइपराइटर पर निकाल देता है, यहां तक कि उसे तोड़ देता है। रात को रूडी हाइंस के घर खाना खा रहा होता है कि एलोइस उसे बुलाकर कपड़े और कुछ खाना देती है। वह भावुक अंदाज में कहती है कि अगर रूडी जाना चाहे तो वह उसे नहीं रोकेगी। रूडी उसके झूठे आंसुओं में आ जाता है और पूछता है कि जाने से पहले वह उसके लिए कुछ कर सकता है। उसी रात हाइंस को अपने जमा किए हुए पानी के करीब कुछ आहट सुनाई देती है। वह तुरंत बंदूक लेकर बाहर आता है और झाड़ियों में हलचल देखकर फायर कर देता है, लेकिन करीब जाकर उसे पता चलता है कि गोली गलती से रिटर के पालतू गधे को लग गई है। अगली सुबह डोर को अपनी मुर्गियां मरी हुई मिलती हैं और गधा भी गायब होता है। वह परेशान होकर हाइंस के पास पहुंचती है, मगर सब सच्चाई छिपा लेते हैं। बाद में हाइंस रिटर को सच बता देता है। इसी दौरान उन्हें रॉबर्ट भी नजर आता है, जो उनकी बातें सुनकर वहां से भाग जाता है। रिटर और हाइंस उसके पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ते में रूडी मिल जाता है। वह कबूल करता है कि एलोइस के कहने पर उसने गधे को रास्ते से हटाया था। वह माफी मांगता है और दोनों उसे माफ कर देते हैं। अब तीनों फैसला करते हैं कि एलोइस को और मौका नहीं देना चाहिए। वे उसके तंबू पर पहुंचकर उसे बाहर बुलाते हैं, लेकिन रॉबर्ट अचानक लड़ाई शुरू कर देता है। रूडी भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो रॉबर्ट उसे मारने लगता है। हाइंस तुरंत बीच में आता है और चाकू से रॉबर्ट को खत्म कर देता है। इसके बाद एलोइस बाहर आकर झूठ बोलती है कि यह सब रॉबर्ट ने किया और वह खुद बेगुनाह है। वह वादा करती है कि रिजॉर्ट बनने के बाद सबको हिस्सा देगी, लेकिन रिटर उसकी बातों में नहीं आता और उसे भी गोली मार देता है। बाद में तीनों लाशों को समुद्र में फेंक देते हैं और तय करते हैं कि इस घटना की खबर किसी को नहीं होने देंगे। अगले दिन रूडी सबको बताता है कि एलोइस और रॉबर्ट द्वीप छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मार्गरेट और डोरे को शक होता है। तंबू में एलोइस का सारा सामान देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि मामला कुछ और है। रूडी अपना सामान रिटर और हाइनस को बेचकर खुद भी द्वीप छोड़ने का फैसला कर लेता है। मार्गरेट हाइनस को बताती है कि उसे सच्चाई का अंदाजा हो चुका है। वह जानती है कि गोली रिटर ने चलाई थी और उसे डर है कि रिटर अपने खत में हाइंस को जिम्मेदार ठहराकर उसे गिरफ्तार करवा सकता है। उधर डोरे भी रिटर से बददिल हो चुकी थी। वह उसे याद दिलाती है कि यहां आने का उसका मकसद कुछ और था, मगर अब वह सिर्फ अपने पड़ोसियों को खत्म करने में लगा हुआ है। दोनों में झगड़ा होता है और डोरे गुस्से में जंगल की तरफ चली जाती है।
वहां उसकी मुलाकात मैरीगेट से होती है, जो उसे कुछ अंडे और मुर्गियां देती है, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है कि उसकी मुर्गियां बीमार हैं, इसलिए उन्हें खाना खतरनाक हो सकता है। घर वापस आने पर डोरे रिटर को असामान्य रूप से खुश देखती है। रिटर कहता है कि उसे अपनी किताब के लिए नया विचार मिल गया है और अब वह उसे पूरा कर सकता है। डोरे भी खुशी से उसके लिए चिकन पकाने को कहती है, मगर वही बीमार मुर्गियां पकाकर रिटर को खिला देती है। कुछ ही देर बाद रिटर की हालत बिगड़ने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि डोरे ने उसे जहर दिया है। आखिरी वक्त में डोरे उसे बताती है कि अब वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, और रिटर यह सच्चाई समझते हुए दम तोड़ देता है। रिटर की मौत के बाद पुलिस द्वीप पर पहुंचती है। वे असल में रिटर के खत के आधार पर हाइंस को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन मैरीगेट अपने परिवार को बचाने के लिए सारा इल्जाम डोर पर डाल देती है। वह बताती है कि रिटर और डोर में काफी झगड़ा हुआ था और उसी गुस्से में डोर ने उसे जहर दे दिया। पुलिस इस बयान को मान लेती है और मामला खत्म करके वापस जाने का फैसला करती है। डोरे भी उनके साथ द्वीप छोड़ देती है, जबकि आखिरकार हाइंस का परिवार ही फ्लोरियाना पर बाकी रह जाता है। बाद में डोरे और मार्गरेट दोनों अपनी अपनी कहानियां दुनिया के सामने लिखते हैं, लेकिन दोनों के बयान एक दूसरे से अलग थे, इसलिए सच्चाई क्या थी यह कभी पूरी तरह साफ नहीं हो सका। हालांकि हाइंस का परिवार इसी द्वीप पर बसा रहा और वक्त के साथ यहाँ उनकी पीढ़ियों ने होटल और महंगे रिजॉर्ट्स बना लिए। फिल्म के आखिर में फ्लोरियाना द्वीप की असली फुटेज दिखाई जाती है और बताया जाता है कि यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। और यूं ये अजीबोगरीब कहानी एक ऐसे राज के साथ खत्म होती है जिसकी पूरी सच्चाई शायद आज भी कोई नहीं जानता।